नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मौर्योत्तरकालीन शुंग कला हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने भरहुत के स्तूप की प्रमुख विशेषताएं देखी और बिल्कुल उसका एकदम 360 डिग्री अध्ययन कर लिया था। ठीक है, और अब हम जो है अन्य जो कला के केंद्र रहे थे जिसमें सांची महत्वपूर्ण था और बोध गया था, इनको हम देख लेते हैं और उसके बाद मौर्योत्तर काल में जो शुंग काल है वो हमारा पूरा हो जाएगा, फिर हम सातवाहन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं हेडिंग डालता हूँ। मौर्योत्तर काल में शुंग कला हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? शुंग कला हम पढ़ रहे थे जिसमें भरहुत स्तूप हमने पढ़ लिया था। आज मैं आपको जो है सांची की कला पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सांची की जो कला है वो पढ़ाने वाला हूँ। देखो, सांची में जो हमको स्तूप वगैरह मिले वो स्तूप ही मिले हैं, सांची के स्तूप ही हम पढ़ेंगे एक तरीके से सांची की कला में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ, सांची के स्तूप ही पूरा लिख सकता हूँ। ठीक है, सांची के स्तूप, सांची के स्तूप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सांची के स्तूप। ठीक है, तो विद्यार्थियों सांची के स्तूप में हम एक बेसिक परिचय हम देखेंगे पहले कि यहाँ पे देखो खोज का जो काम किया सबसे पहले 1818 में मेजर रायोलाइट्स को यहाँ पे कुछ अवशेष मिले थे, स्तूप होने के साक्ष्य मिले थे। उसके बाद यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम ने काम किया और करीब 1854 में उन्होंने यहाँ पे जो खोजें की और उनके बाद उन्होंने बिल्सा टोप्स नाम से एक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, उसके बाद मार्शल व फूसे ने भी यहाँ पे खोज का काम किया और मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची नाम से एक पुस्तक भी लिखी। जो जो उनको साक्ष्य मिले, जो जो अवशेष यहाँ पे मिले, जो जो स्मारक मिले स्तूप के या अन्य कोई, वो सारी घटनाएं उन्होंने मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची नामक जो पुस्तक लिखी थी मार्शल व फूसे ने, उसमें हमको मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुरैश ने भी यहाँ पर काम किया था और मैं बताऊं यह हमारे मध्य प्रदेश के जो रायसेन जिला है उसके सांची से यह मिलते हैं। ठीक है, रायसेन के सांची नामक स्थान से यह मिलते हैं और यहाँ से करीब हमको जो खोजें हुई उसमें 60 स्तंभ हमको मिले। उसके अलावा बौद्ध मंदिर मिले, बौद्ध विहार मिले, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ से हमको मिली हैं। लेकिन 60 स्तंभ क्या, स्तूप, 60 स्तूपों की यहाँ से हमको जो है अवशेष मिले हैं। उसके अलावा स्तंभ है, विहार है और बौद्ध मंदिर है, ये सब हमको यहाँ से मिले हैं जिनका जो निर्माण कार्य है वो दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईस्वी तक का माना जाता है, यानी कि मौर्य काल में शुरू होकर और गुप्त काल के आरंभ तक का काल जो है प्रमुख रूप से यहाँ पर माना जाता है। जिसमें जो प्रमुख स्तूप जो हैं वो कुल हमको 3 मिले हैं। प्रमुख रूप से तो हम 3 स्तूप मिले हैं, जिसमें से एक महास्तूप है जिसको त्रिमेधी स्तूप भी कहते हैं। जिस त्रिमेधी स्तूप क्या होता है ये मैंने आपको मौर्यकालीन कला में जब स्तूप पढ़ाए थे तब बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था कि एक ऐसा स्तूप जिसमें 3 वेदिका हो वो त्रिमेधी स्तूप या महास्तूप कहलाता है। तो उसमें जो सांची का जो स्तूप है वो त्रिमेधी स्तूप है। मैंने पहले आपको बताया हुआ है, पूरा एकदम आकृति बना के, और कहाँ कहाँ पे 3 वेदिकाएं उसमें पाई जाती हैं वो भी मैंने आपको बताया था। आपने यदि वो क्लास नहीं देखी है तो कृपया मौर्यकालीन कला वाली क्लास ज़रूर देखना, उसके बाद इस क्लास को देखोगे तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ से एक तो त्रिमेधी स्तूप या महास्तूप मिला है सांची में जो पहले नंबर पे है। ठीक है, उसका निर्माण कार्य अशोक के काल में प्रारंभ हो गया था, ये बात मैंने अशोक में बताई थी। उसके बाद इस पर जो है पत्थर की एक वेदिका शुंग काल में भी बनाई गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ऐसा ही भरहुत के स्तूप में भी हुआ था, यहाँ पे भी हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है सातवाहन काल में भी इसमें एक तोरण का निर्माण जो है करवाया गया था सातवाहनों के समय। ठीक है,
और जैसा कि बरहूत के स्तूप में किसी भी प्रकार के बुद्ध की मानवीय आकृति नहीं मिलती, उसी प्रकार सांची के स्तूप में भी बुद्ध की मानवीय आकृति नहीं मिलती। यहाँ पर भी सिर्फ प्रतीकों की पूजा ही अभी चल रही थी। ठीक है, बुद्ध की मानव रूप में जो पूजा होगी वो आगे सातवाहन काल में जाके शुरू होगी, या उसके बाद शुरू होगी, उससे पहले नहीं है। ठीक है, तो ये थी सांची के स्तूप की कुछ बेसिक परिचय में आने वाली बातें। अब सांची के महास्तूप की जो मैं विशेषताएं बताऊं आपको, तो यहाँ पे कई सारी विशेषताएं मिलती हैं। जैसे एक तो इसमें जो है हमको 5 जातक कथाओं का चित्रण मिलता है। जो सांची के जो महास्तूप हैं उसके स्तंभों पर और उसके तोरण द्वार पर जो है 5 जातक कथाओं का चित्रण हमको मिलता है। इसके अलावा जो इसका उत्तरी द्वार है उस पर उत्तरी द्वार के तोरण पर सालबंजिका की मूर्ति लगी हुई है, और उसके ठीक दक्षिणी जो द्वार है उस दक्षिणी द्वार पर हमको जो है सातकर्णी प्रथम या राजश्री सातकर्णी जो है उसके बारे में अंकन मिलता है एक लेख में, और उसके बारे में कुछ विवरण मिलता है, हमको एक लेख मिला है। ठीक है, और जिसका जो कारीगर भी यहाँ पे बताया गया है आनंद नाम का एक कारीगर का जिक्र भी यहाँ पर हमको मिलता है। इसके अलावा और मैं बताऊँ आपको विद्यार्थियों, तो इसमें एक तो हमारे जीवक और अजातशत्रु ये दोनों जो महात्मा बुद्ध से जाके मिले थे उसका चित्रण भी यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा जो अनाथ पिंडक है, अनाथ पिंडक का प्लस चेतवन विहार जो बुद्ध को दान में दिया गया था उसका चित्रण मिलता है। इसके अलावा मैं बताऊँ आपको तिस्यरक्षिता जो अशोक की पत्नी थी, तिस्यरक्षिता, उसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, है ना। तिस्यरक्षिता के द्वारा बोधि वृक्ष को कटवाए जाने का जिक्र यहाँ पर हमको मिल जाता है। तो हमने कई बातें की। इसके अलावा यहाँ पे जो है मैंने आपको मौर्य काल में बताया था कि जो त्रिवेदी स्तूप था उसका जो अंड था वो ईंटों से बनाया गया था, है ना। अंड जो था ईंटों से बनाया गया था, मगर इसको शुंग काल में पत्थर का बना दिया गया। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं यहाँ पर हमको मिल जाती हैं। अब हम जो है एक एक विशेषता का उल्लेख मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों लिखना प्रारंभ करते हैं। आप भी बढ़िया से लिखिए और बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए, बार बार उनको पढ़िए, फिर पिछले साल के पेपरों से प्रैक्टिस कीजिए, और पिछले साल के पेपरों के बाद फिर जो है आप अपने किसी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपने पिछले साल के पेपरों से प्रैक्टिस कर रखी है तो मैंने खुद भी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। अभी 5 जनवरी से पहला टेस्ट होगा। आप सफलता विजन्स नाम से एक ऐप मिलेगा प्ले स्टोर पे, वहाँ से आप सफलता विजन्स ऐप को डाउनलोड करके और आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा आप ज़रूर प्रैक्टिस ज़रूर करें, कहीं से भी करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ ही रह के करें या मेरे ऐप में ही करें, लेकिन आप मेरे पास आएंगे तो आपको बढ़िया क्वालिटी मिलेगी। और जो प्राइस मैंने रखी है बिल्कुल नाम मात्र का शुल्क रखा है 399, क्योंकि इतने ही टेस्ट, इतने ही क्वेश्चन आपको 1100 1500 रुपये में मिल रहे हैं मार्केट में, और मतलब धंधा बना रखा है शिक्षा को। अब आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बेसिक इंट्रो, फिर विशेषताओं पे आएंगे। देखो सांची के जो स्तूप है, सबसे पहले तो ये सांची जो है ये पड़ता है हमारे रायसेन में। कहाँ पड़ता है? सांची रायसेन, और रायसेन पड़ता है एमपी में। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे जो खोज का जो काम किया, खोज का कार्य सबसे पहले जो किया वो किया था हमारे 1818 में मेजर रायोलाइट्स ने, मेजर रायोलाइट्स द्वारा किया गया था। ठीक है,
मेजर रायोलाइट्स के द्वारा यहाँ पे खोज का काम किया गया था। इसके बाद जो यहाँ पे जो खोज का काम किया वो किया इसके बाद, है ना, इसके बाद जो खोज का काम किया वो किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया 1854 में, ठीक है। और पुस्तक भी लिखी किस नाम से? पुस्तक जो लिखी वो थी भिल्सा टॉप्स, है ना। पुस्तक कौन सी थी? भिल्सा टॉप्स नाम से एक पुस्तक भी लिखी थी कनिंघम ने, ठीक है। भिल्सा टॉप्स, अशोक के अभिलेखों पे भी इसने बढ़िया काम किया था। भिल्सा टॉप्स एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, ठीक है। दूसरा जो नाम आता है यहाँ पे मार्शल व फूसे का आता है, ठीक है। मार्शल व फूसे इन्होंने भी जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची, है ना। मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची, मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची नाम से एक पुस्तक इन्होंने भी लिखी थी। इसके अलावा एक नाम और यहाँ पे कुरैश का लिया जाता है, कुरैश, ठीक है। कुरैश ने भी यहाँ पे जो है उत्खनन का काम किया था और विभिन्न सारे साक्ष्य खोजे थे, ठीक है। इन साक्ष्यों में हमको करीब 60 स्तूप यहाँ से मिले, ठीक है। इनके द्वारा जो खोज की गई, इनके द्वारा जो उत्खनन किया गया उसमें, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा उक्त विद्वानों द्वारा किए गए उत्खनन में उक्त विद्वानों द्वारा किए गए उत्खनन में करीब 60 स्तूप, स्तंभ, मंदिर, बौद्ध मंदिर व कई विहार प्राप्त हुए, ठीक है। मतलब उक्त विद्वानों ने जो यहाँ पे जो उत्खनन किया उसमें इनको कई स्तूप मिले, स्तंभ मिले, 60 स्तूपों की संख्या लगभग यहाँ पे बताई जाती है। उसके अलावा बौद्ध मंदिर मिले, विहार मिले, है ना, विभिन्न सारी चीज़ें मिली। और इनके जो ध्वंसावशेष जो थे, इनको मतलब इनके जो खंडहर शेष बच गए थे, जो अवशेष बच गए थे, उन अवशेषों के संरक्षण के लिए भोपाल की बेगमें थी, सुल्ताना बेगम और शाहजहां बेगम, उन्होंने जो है पर्याप्त मात्रा में अनुदान भी यहाँ पर दिया था। तो वह बात पे मैं यहाँ पर जो है मेंशन करना चाहूँगा। इन ध्वंसावशेषों पर ये ध्वंस आप देख लेना एग्जैक्टली, मेरे से शायद स्पेलिंग ये ठीक नहीं है, ये से में कंफ्यूजन हूँ मैं, है ना, आप देख लेना। इन ध्वंसावशेषों पर इन ध्वंसावशेषों के संरक्षण हेतु भोपाल की शाहजहां बेगम तथा सुल्ताना बेगम, ये दोनों नाम ध्यान रखना भाई, सुल्ताना बेगम ने
पर्याप्त मात्रा में दान दिया था। दान क्या, अनुदान लिखेंगे। पर्याप्त मात्रा में अनुदान दिया था। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इन दोनों बेगमों का जो नाम है वो सॉरी ध्यान रखना है। कई बार नेट जैसी एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। आजकल छोटी परीक्षाओं में भी जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ की बेगमें थी, यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। और कौन कौन सी बेगमें थी, दोनों का नाम और स्थान, यानी भोपाल की ये बेगमें थी, सुल्ताना बेगम और शाहजहां बेगम, दोनों का नाम आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि इन जो ये जो स्मारक थे, इनका जो निर्माण काल जो देखा जाता है वो देखा जाता है ईसा पूर्व 2री सदी से, अर्थात मौर्य काल से लेकर और गुप्त काल की स्थापना आरंभ तक, है ना। तो ईसा पूर्व 2री से 2री AD तक इन जो है स्मारकों का निर्माण किया गया था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि उक्त स्मारकों का निर्माण काल 2 AD से 2 BC से 2 AD तक माना जाता है। ठीक है, माना जाता है। ठीक है, प्रमुख स्मारक निम्नलिखित हैं। प्रमुख स्मारक जो हैं निम्नलिखित हैं। तो अब प्रमुख स्मारकों में हम जो है अब सांची के महास्तूप की मैं बात यहाँ पे करना चाहूँगा। ठीक है, सांची के स्तूपों में जो महास्तूप है उसकी बात करना चाहेंगे। सांची से जो प्रमुख रूप से स्तूप मिले हैं जिनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है वो 3 है। 1 2 3 नाम से हम पढ़ेंगे। पहला स्तूप महास्तूप है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले महास्तूप की चर्चा कर लेता हूँ, जिसको हम सांची के स्तूप के नाम से जानते हैं ना। वो सांची का स्तूप वही महास्तूप ही है, वो महास्तूप है ना। ये महास्तूप कहाँ पड़ता है, सांची में पड़ता है। और अशोक ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। और अशोक के बाद फिर इसमें पुष्यमित्र शुंग ने भी इसमें वेदिका एक पत्थर की वेदिका बनवाई थी। और उसके बाद सातवाहनों के काल में इस पे एक तोरण द्वार बनाया गया था। ठीक है, ये तीनों बात हम यहाँ पे लिखेंगे। महास्तूप है कहाँ पे, मैं यहाँ पे पेन बदल लेता हूँ विद्यार्थियों। महास्तूप जो है ये है हमारे ये सांची का तो है ही है। सांची में पहली चीज निर्माण कब हुआ, अशोक मौर्य ने ईंटों की सहायता से इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। इसके बाद अशोक के बाद हमने देखा था, अशोक में मैंने पढ़ाया भी था आपको कि अशोक ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन इसका जो निर्माण कार्य हुआ वो बाद में हुआ था, है ना। तो इसके बाद है शुंग काल में कौन, पुष्यमित्र शुंग था। ये पुष्यमित्र शुंग, इसी को ध्यान रखना आप। शुंग काल में, बस पुष्यमित्र शुंग के काल में, है ना, काल में इस स्तूप की वेदिका का निर्माण पत्थर से किया गया। ठीक है, इस स्तूप की वेदिका का निर्माण पत्थर से किया गया। और तीसरे नंबर पे जो पॉइंट आता है वो यह आता है कि
सातवाहनों के समय, सातवाहनों के समय, सातवाहनों के समय में भी, सातवाहनों के समय में एक तोरण द्वार इसमें बनवाया गया, तोरण द्वार इसमें बनवाया गया। ठीक है, एक तोरण द्वार जो था वो इसमें बनवाया गया था। ठीक है, सातवाहनों के समय में एक तोरण द्वार इसमें बनवाया गया था। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो विद्यार्थियों में आता हूँ अगली स्लाइड पे, वहाँ पे हम लिखेंगे इसकी प्रमुख विशेषताओं को, जो मैंने अभी आपको बोल के बताई थी वो सारी प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको उतारें, और अब हम जो है आगे अगली स्लाइड पे मैं इनकी विशेषताओं की चर्चा कर लेता हूँ। सांची के स्तूप को हम पढ़ रहे हैं और इसकी प्रमुख विशेषताओं को मैं अब आपको बता देता हूँ। बता तो मैंने दी हैं, अब मैं बस यहाँ पे एक एक करके लिख देता हूँ सारी, फिर हम जो है अगले स्तूप पे आ जाएंगे। ठीक है, आगे 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 के जो स्तूप हैं बहुत छोटे छोटे हैं। अब देखो मैं यहाँ पे स्तूप का जो डायग्राम है वो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं मौर्य काल में आपको बढ़िया तरीके से डायग्राम बना के बता चुका हूँ। ठीक है, सॉरी। विशेषताएं क्या है, देखो इसकी विशेषताएं मैं बताऊं आपको। विशेषताएं तो सबसे पहले मैं लिखूं एक नंबर पे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि इसकी वेदिका के स्तंभ व तोरण द्वार पर 5 जातक कथाएं मिलती हैं, अंकित मिलती हैं। ठीक है, इसकी वेदिका के स्तंभ व तोरण द्वार पर 5 जातक कथाएं मिलती हैं। ठीक है, ये शब्दावली से आप बड़ी बाकी वाकिफ होंगे। वेदिका क्या है, स्तंभ क्या है, तोरण द्वार क्या है, जातक कथाएं क्या है, मैंने बढ़िया तरीके से बता रखा है। सॉरी, बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं वो जातक कथाएं कहलाती हैं। इनकी संख्या 547, कहीं 549 तो कहीं 550 मिलती है। तोरण द्वार मैंने आपको बताया था, तो जो द्वार होता है, मंदिरों का जो द्वार होता है ना, वो तोरण कहलाता है ना। दक्षिण भारत में उसको तोरण बोलते हैं मंदिरों में। अब यहाँ पे स्तूप का जो द्वार था वो तोरण द्वार कहला रहा है। स्तंभ आप जानती हो, पिल्लर। और वेदिका मैंने बताई थी, जो चारों ओर से ऐसे छोटे छोटे पिल्लरों को बनाकर एक रेलिंग टाइप बना दी जाती है ना, उसको वेदिका बोलते हैं। मैंने बढ़िया तरीके से बताया है। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ पे सालभंजिका की मूर्ति भी मिलती है, जो सांची के स्तूप का जो पूर्वी द्वार है उस पूर्वी द्वार पर सालभंजिका की मूर्ति भी मिलती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 नंबर पे इसके पूर्वी द्वार पर सालभंजिका की मूर्ति सुरक्षित है। ठीक है, सालभंजिका की मूर्ति सुरक्षित है। कहाँ पे? पूर्वी द्वार पे। ठीक है, सॉरी। इसके ठीक दक्षिणी द्वार पर हमको सातकर्णी प्रथम या राजश्री सातकर्णी का उल्लेख भी मिलता है एक लेख में। ठीक है, जिसके जो कारीगर हैं वो आनंद का नाम भी इसमें मिलता है, वो बात भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके दक्षिणी द्वार पर सातकर्णी प्रथम या राजश्री सातकर्णी का
उल्लेख हुआ है, एक लेख में ना उल्लेख हुआ है। इसमें सॉरी, इसमें कारीगर का नाम, इसमें कारीगर का नाम आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। ठीक है, इसमें कारीगर का नाम आनंद मिलता है। नंबर 4 की मैं बात करूं तो इसमें अनाथ पिंडक का नाम मिलता है, जिसने जैतवन राजकुमार जैत से और जैतवन नामक विहार लिया था और बुद्ध को दान में दिया था, उसका अंकन इस पर किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि राजकुमार जैत और ये जैतवन विहार है ना, अनाथ पिंडक। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि जैतवन विहार कहाँ अवस्थित है। ठीक है, ये स्थान का नाम बताएंगे। मैंने आपको उस समय बताया भी था बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अनाथ पिंडक व उसके द्वारा जैतवन विहार को बुद्ध को दान में दिए जाने का अंकन मिलता है। ठीक है, दिए जाने का अंकन मिलता है। बड़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण घटना है ये। इसके अलावा यहाँ पे और अंकन मिलता है हमको। 5वें नंबर पे मैं लिखूंगा अजात शत्रु व जीवक। कौन था जीवक, आप ये बताएंगे मुझे। मैंने बहुत बढ़िया एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाई थी जीवक पे, है ना, एक गणिका की। इसकी माँ एक गणिका थी। अब हम बताएंगे जीवक कौन था। अजातशत्रु व जीवक का बुद्ध से भेंट करने का अंकन मिलता है। ठीक है, एक ये अंकन भी मिलता है। इसके अलावा इसके अलावा जो जानकारी यहाँ पे मिलती है वो हमको और मिल जाती है तिस्स्यरक्षिता के द्वारा जो बोधि वृक्ष कटवाया गया था उसकी जानकारी भी मिलती है। तिस्स्यरक्षिता आपको पता होगा, नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि श्रीलंका के राजकुमार तिस्य की उसने रक्षा की थी। अशोक ने इसको मृत्युदंड दिया था क्योंकि इसने कुणाल की आंखें निकलवा ली थी, है ना, और कुणाल अशोक का बेटा था। कुणाल की आंखें क्यों निकलवाई थी वो भी कहानी मैंने आपको बताई थी कि ये तिस्स्यरक्षिता जो थी कुणाल पे ही आसक्त हो बैठी थी, है ना। तो फिर जो है उसने बाद में जब कुणाल ने उसके प्रेम को एक्सेप्ट नहीं किया तो उसने आंखें निकलवा ली कुणाल की, है ना। तो अशोक ने इसको मृत्युदंड दे दिया था। वही तिस्स्यरक्षिता थी ये। तिस्स्यरक्षिता द्वारा बोधि वृक्ष को कटवाए जाने का अंकन मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा प्रसेनजित का बुद्ध के साथ मिलने जाने का अंकन मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और इसमें जो बुद्ध का अंकन जो हुआ है ना, महात्मा बुद्ध का जो अंकन हुआ है वो
सॉरी, महात्मा बुद्ध का जो अंकन हुआ है वो सिर्फ प्रतीक के रूप में ही हुआ है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था शुंग काल में भरूच के स्तूप में जो बताया था कि मानव के रूप में बुद्ध का अंकन नहीं मिलता भरूच के स्तूप में, उसी प्रकार इसमें भी महात्मा बुद्ध का अंकन जो है वो मानव के रूप में नहीं मिलता, अभी प्रतीकों के रूप में ही बुद्ध को यहाँ पर भी पूजा जा रहा था। अभी मानव के रूप में जो अंकन आएगा वो आएगा हमारे सातवाहन काल में जाके आएगा। ठीक है, तो सातवाहन काल में हम उसको यहाँ पे करेंगे। उससे पहले आप इतना ही माने कि यहाँ पर भी बुद्ध का जो अंकन है वो नोट डाल के आप लिख सकते हैं। चलो एक फैक्ट और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी जो अंड जो था, अंड वो अशोक ने ईंटों से बनवाया था। अंड आपको पता होगा जो स्तूप होता है उसकी ऐसे जो आकृति होती है ना, वो अंड कहलाती है ना। ये जो आकृति है अंड कहलाती है ना। ये क्या है, अंड कहलाती है। मैंने आपको बढ़िया तरीके से बताया था। तो ये अंड अब किसका हो गया था, पत्थर का हो गया था। अशोक ने बनवाया था ईंटों का, है ना। अशोक ने ईंटों का बनवाया था, लेकिन शुंग काल में यह पत्थर का हो गया था। तो यह बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8वें नंबर पे। सॉरी, अशोक ने इसका अंड ईंटों से बनवाया था, ईंटों से बनवाया था, मगर शुंग काल में इसे पत्थर से बना दिया, पत्थर से बना दिया। ठीक है, इसको तो मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैंने आपको ऐसे ही जो है बता दिया। एक बात ये हो गई। अब मैं महात्मा बुद्ध वाली बात में यहाँ पे नोट डाल के लिख देता हूँ, नोट डाल के कि इस समय भी महात्मा बुद्ध का अंकन, इस समय भी महात्मा बुद्ध का अंकन सिर्फ प्रतीक रूप में ही था, न कि मानव रूप में, न कि मानव रूप में। ठीक है, न कि मानव रूप में। तो ये सारी बातें आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है विद्यार्थियों। आप इसका स्क्रीनशॉट लें या उतारें। सॉरी, दरअसल ठंड बहुत तेज है तो खांसी चलती है ठंड के चलते। तो चलिए, सांची का जो स्तूप था महास्तूप वो हमने पढ़ लिया। अब मैं सांची का स्तूप नंबर 2 आपको बताना चाहूँगा। स्तूप नंबर 2 की जो विशेषता है विद्यार्थियों, उसको एक तो काला स्तूप कहा जाता है। ठीक है, उसको काला स्तूप कहा जाता है। और इसमें जो है जो तोरण द्वार जो था, तोरण द्वार का इसमें अभाव है, लेकिन वेदिका इसमें पाई जाती है। ठीक है, तोरण द्वार तो उसमें नहीं मिलता, जो अंदर प्रवेश करने का जो था ना वो नहीं मिलता, लेकिन वेदिका जो चारों ओर से जो घेरे रहती है एक रेलिंग टाइप से, तो वेदिका तो इसमें मिलती है। और इसमें 2 बड़ी प्रमुख चीजें हमको मिलती हैं। एक तो है कि जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति, उस द्वितीय बौद्ध संगीति में जिन बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिए थे उसमें से 10 बौद्ध भिक्षुओं के नाम इस तोरण पे, सॉरी इस स्तूप पे लिखे हुए हैं। एक चीज तो यह मिलती है, और दूसरी यह मिलती है कि जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति, उसमें अशोक ने जो धर्म प्रचारक भेजे थे उनका भी नाम यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, उनका भी नाम हमको यहाँ पर जो है मिल जाता है। और तो इसकी खास विशेषता है नहीं। फणयुक्त एक नाग का अंकन भी मिलता है ना, फणयुक्त नाग का अंकन भी मिलता है। बस द्वितीय जो स्तूप है सांची का, वहाँ से हमको बस यही जानकारी मिलती है। तो आप इसको उतारें, मैं यहाँ पे जो है द्वितीय स्तूप के बारे में लिखना चाहूँगा। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ और द्वितीय स्तूप की विशेषताएं हम लिखते हैं, फिर हम जो है आगे की चर्चा करेंगे, तृतीय स्तूप को पढ़ेंगे। ठीक है, तृतीय स्तूप में भी बहुत कुछ बातें नहीं हैं, एक आधा बातें ही हैं। ठीक है, तो चलिए
सॉरी, द्वितीय दूसरा स्तूप सांची वाला ना, दूसरा स्तूप सांची का, इसको काला स्तूप भी जो है कहा जाता है ना, काला स्तूप भी कहा जाता है। और इसमें जो है तोरण द्वार का अभाव है, वेदिका पाई जाती है, इसको काला स्तूप भी कहा जाता है, इसको काला स्तूप भी कहा जाता है। नंबर 2, इसमें तोरण द्वार का अभाव है, मगर वेदिका पाई जाती है, मगर वेदिका पाई जाती है। ठीक है, इसमें तोरण द्वार का अभाव है मगर वेदिका पाई जाती है। और फणयुक्त नागराज का अंकन मिलता है, फणयुक्त नागराज का अंकन मिलता है। ठीक है, फणयुक्त नागराज का अंकन मिलता है। और तीसरी बात मैं यहाँ से रेड कलर से लिखता हूँ, तीसरी जो बात है वो है कि जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी यह आप मुझे बताएंगे, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, क्या इसमें निर्णय लिए गए, सभी बातें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। दूसरी बौद्ध संगीति में भाग लेने वाले बौद्ध भिक्षुओं में से दस बौद्ध भिक्षुओं के नामों का उल्लेख मिलता है, के नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो एक बात ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, और सॉरी, दूसरी बात मैं यहाँ पे बताऊं तो दूसरी बात है कि जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी या तीसरी बौद्ध संगीति के बाद, तीसरी बौद्ध संगीति के बाद अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारकों के नामों का उल्लेख मिलता है, के नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, के नामों का उल्लेख मिलता है, तो यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो जो दूसरा स्तूप है, सांची का दूसरा स्तूप, उसमें हमको बस इतनी ही बातें मिलती हैं कि इसमें फणयुक्त नागराज का अंकन मिलता है, और दूसरी बौद्ध संगीति के बाद दूसरी बौद्ध संगीति में शामिल हुए बौद्ध भिक्षुओं के नामों का मिलना, और जो है तृतीय बौद्ध संगीति के बाद अशोक ने जो धर्म प्रचारक भेजे थे उसकी जानकारी मिलती है। बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी भी अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति के दरमियान दी थी। तो आप मुझे बताएंगे कि वो कौन से अभिलेख हैं जिसमें बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी अशोक ने दी थी। ठीक है, यह मेरा आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि इस सवाल को मैं कम से कम 4-5 बार आपको बता चुका हूँ, और कम से कम शायद 3 बार मैं लिख भी चुका हूँ। इसलिए आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि वो कौन से अभिलेख हैं जिसमें
अशोक बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी देता है। ठीक है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो अब हम जो है स्तूप संख्या 3 पढ़ लेते हैं। स्तूप संख्या 3 में बहुत कुछ विवरण नहीं मिलता है और इसमें वेदिका, अंड, वेदिका, अंड के ऊपर जो वेदिका है, उस वेदिका के ऊपर मैंने आपको एक हर्मिका बताया था, जो कि बड़ा पवित्र भाग माना जाता है हर्मिका। तो एक तो इसमें हर्मिका मिलती है, ठीक है, हर्मिका मिलती है। और इसमें जो है जैसे इसमें तोरण द्वार नहीं था, दूसरे वाले में तोरण द्वार का इसमें अभाव था। मैंने यहाँ पे लिखा तोरण द्वार, अच्छा तोरण द्वार का अभाव इसमें था, लेकिन इसमें तीसरे स्तूप में तोरण द्वार पाया जाता है। ठीक है, तोरण द्वार यहाँ पे पाया जाता है, जो कि सातवाहन काल का है। और यह तो एक लघु स्तूप है ना, लघु स्तूप है ये। तो यही बातें हैं, इसमें बहुत अधिक बात है नहीं, तो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, इसमें आई जाएंगी 2-3 विशेषताएं हैं। तीसरा स्तूप, ठीक है, ये तीसरा स्तूप कहाँ का, सांची वाला। ठीक है, सांची का तीसरा स्तूप है। तो इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, एक तो हम लिखेंगे कि इसमें तोरण पाया जाता है, ठीक है। सातवाहन कालीन स्तूप है, सातवाहन कालीन स्तूप है, ठीक है, सातवाहन कालीन स्तूप है, तोरण पाया जाता है। और सॉरी, यह लघु स्तूप है जो पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा सॉरी, इसमें हर्मिका भी पाई जाती है ना, अंड के ऊपर वेदिका में हर्मिका, ठीक है, अंड के ऊपर वाली वेदिका के साथ हर्मिका भी पाई जाती है, हर्मिका भी पाई जाती है, ठीक है। इसमें अंड के ऊपर वाली जो वेदिका है उसके साथ हर्मिका भी यहाँ पे पाई जाती है। और लघु स्तूप है, पत्थर से बना हुआ है, तोरण इसमें पाया जाता है, जबकि दूसरे वाले में तोरण का अभाव था, इसमें है ना, वेदिका पाई जाती थी, इसमें वेदिका के साथ हर्मिका भी पाई जाती है। और इसमें बुद्ध के जो शिष्य थे सारिपुत्र और मोदगल्यायन, उनका भी अंकन मिलता है, यह बात में आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, बुद्ध के शिष्य मोदगल्यायन व सारिपुत्र का भी अंकन मिलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इसमें बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र व मोदगल्यायन, ठीक है, मोदगल्यायन का अंकन भी मिलता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र व मोदगल्यायन का अंकन भी मिलता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सारनाथ बोध गया के स्तूप की बात करेंगे, बना बिहार में स्थित है। यहाँ पर अशोक ने ईंटों से एक विहार बनवाया, इसकी पाषाण वेदिका शुंगकाल में तथा बृहद कुटी प्रसाद गुप्त काल में बना। देखो, अशोक ने ईंटों से बनवाया, पाषाण वेदिका शुंगकाल की, और बृहद गंध कुटी प्रसाद गुप्त काल का है, ठीक है। वेदिका पर कमल पुष्प उत्कीर्ण है, इसको पद्म वेदिका भी कहते हैं। यहाँ पर संक्रम चैत्य यहीं पर है, यहाँ पर बुद्ध टहला करते थे, है ना। वेदिका शुंगकाल की और बृहद गंध कुटी प्रसाद गुप्त काल का है, अशोक ने बनवाया था। एक बात तो ये, इसकी वेदिका पर कमल यानी कि पद्म पुष्प उत्कीर्ण है, इसलिए इसको
पद्म वेदिका भी कहते हैं। चक्रम चैत्य यही है जहाँ पे बुद्ध टहला करते थे। सुजाता स्तूप भी बोधगया में है। तो बोधगया का अंकन भी मिलता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों अब आप इसको उतारें। मैं जो है ये सांची के स्तूप हमारे यहाँ पे पूरे होते हैं। ठीक है, सांची के स्तूपों को अब हमने पढ़ लिया। अब मैं जो है आपको बोधगया के स्तूपों की जानकारी भी दे देता हूँ। बोधगया के स्तूपों की जानकारी देता हूँ। ठीक है, तो बोधगया को हम पढ़ेंगे, आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, बोधगया में भी बहुत ज़्यादा है नहीं, बस नाम मात्र का ही है। बोधगया के जो स्तूप थे उनका निर्माण अशोक के समय में पूरा हुआ, अशोक के समय में निर्माण प्रारंभ हुआ। फिर जो है उसकी वेदिका वो शुंगों के समय बनाई गई थी, है ना। वेदिका शुंगों के समय बनाई गई। इसमें एक वृहदगंध कुटी प्रसाद भी बनाया गया था जो कि गुप्त काल का है। वृहदगंध कुटी प्रसाद कब का है? गुप्त काल का है। और वृहदगंध कुटी प्रसाद तो गुप्त काल का है। उसके बाद इसकी वेदिका पर एक कमल पुष्प लगा हुआ है ना। इसकी वेदिका पर कमल पुष्प लगा हुआ है, इसलिए इसको जो है पद्म स्तूप भी कहा जाता है या पद्म वेदिका भी कहा जाता है। ठीक है, तो यही एक दो बातें ही हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बोध गया। ठीक है, बोध गया। बोध गया में जो सॉरी यहाँ के स्तूपों की वही विशेषता मैंने बोल के सुना दी, वही है। और यहाँ पे चंक्रम चैत्य भी मिलता है ना। चंक्रम चैत्य भी बोधगया में मिलता है। एक सुजाता स्तूप भी बोधगया में मिलता है। ठीक है, तो बोधगया है कहाँ? पहले तो बोधगया है बिहार में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। दूसरी बात हम यहाँ पे करेंगे कि यहाँ के स्तूप का निर्माण, यहाँ के स्तूप का निर्माण अशोक ने प्रारंभ करवाया था। अशोक ने प्रारंभ करवाया था। ठीक है, अशोक ने प्रारंभ करवाया था, पहली चीज। दूसरी, इसकी वेदिका शुंगकालीन है। ठीक है, इसकी वेदिका कब की है? शुंगकालीन है। ठीक है, और इसमें एक वृहदगंध कुटी प्रसाद भी है। सॉरी, इसमें एक वृहदगंध कुटी प्रसाद भी है, जिसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, इसकी जो वेदिका है उस पर एक जो है कमल पुष्प भी उत्कीर्ण है। ठीक है, इसकी वेदिका पर कमल, जिसको पद्म भी कहा गया है ना, कमल पुष्प अंकित है। इसलिए इसे पुष्प वेदिका या पद्म वेदिका भी कहा गया है। पद्म वेदिका भी कहा गया है। ठीक है, पद्म वेदिका भी कहा गया है। ठीक है, संक्रम चैत्य जो है वो भी यहीं बोधगया में है, जहां पर बुद्ध टहला करते थे। ठीक है, संक्रम चैत्य भी यहीं है। ठीक है, महात्मा बुद्ध यहाँ पर टहलते थे, है ना। और सुजाता स्तूप भी जो है यहीं पर है। सुजाता स्तूप भी कहाँ है? बोधगया में ही पड़ता है। ठीक है, सुजाता स्तूप भी यहीं पर है।
ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों, इनको बढ़िया तरीके से उतारे हैं आप। बोधगया की जो कला थी वो हमने यहाँ पे देखी, और हम जो है शेष जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों, अभी मौर्योत्तर कालीन जो कला है ना उसको हम ऐसे टुकड़ों में पढ़ रहे हैं ना, जैसे शुंग काल के समय शुंग काल की पढ़ ली, सातवाहनों के समय सातवाहन की पढ़ लेंगे, फिर कुषाणों के समय कुषाणों की पढ़ेंगे, तो ये सारा फिर जो है मौर्योत्तर काल पूरा हो जाएगा, और फिर हम आएंगे गुप्त काल पे। ठीक है, तो आप लगातार पढ़ते रहिए और इसको तैयार करते रहिए, लगातार खूब प्रैक्टिस कीजिए, पिछले साल के पेपरों से जम के प्रैक्टिस कीजिए, फिर कोई टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कीजिए, लगातार इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।